मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। तो जैसा कि हमने अपना कवर कर रहे थे इन्वायरमेंट, और उसमें हमने कवर कर लिया था एयर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन। तो जो आज की जो क्लास होगी उसमें हम कवर करेंगे एक तो वाटर पॉल्यूशन, और उसके बाद का जो क्लास का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम कवर करेंगे वो जो कुछ बच गई थी हमारी, जो नंबर सीरीज़ में कुछ टाइप्स बच गई थी वो कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका पॉल्यूशन है इसका अदरवाइज़ मैंने आपका टेस्ट जो था वो ले लेना था मैंने संडे को, लेकिन क्योंकि जो हमारा ये सिलेबस है इन्वायरमेंट का तब तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन जो आज की जो क्लास है ना उसमें नंबर सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट टेस्ट होगा ना आपका वो होगा नंबर सीरीज़ का। जो हमारा ग्रुप है उसमें मैंने मैसेज ऑलरेडी सेंड कर दिया है आपको। ठीक है, तो जो पहले टेस्ट होगा वो होगा नंबर सीरीज़ का। उसके बाद जैसे ही मतलब ख़त्म हो जाता है, जितना मुझे लगता है कि मे बी ये कल या परसों तक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो उससे नेक्स्ट डे आपका जो इन्वायरमेंट है उसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट का जो टेस्ट है उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और जो नंबर सीरीज है उसमें 80 या 85 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो लिखो, हेडिंग बनाओ, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, डेफिनेशन लिखो। foreign material either from natural or other sources that contaminate water supply and may be harmful to life. Because of its toxicity, toxicity, reduction of normal oxygen levels of water। ये कराऊंगा आज कि ये क्या होता है, नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल किस तरीके से डिक्रीज हो जाती है। दोबारा देखो, फॉरेन मटेरियल ईदर फ्रॉम नेचुरल और अदर सोर्सेज contaminate water supply and may be harmful to life because of their toxicity, reduction of normal oxygen level of water, aesthetically unusable effect, aesthetically aesthetically unsuitable effects and spread of epidemics ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है। अगर नहीं भी समझ में आई ना तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, वो आपसे बस उन्होंने वो पूछना है, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं ना आपको। तो अब लिखो इसके पॉल्यूटेंट्स। बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। इसके सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने करवाए ना वो पता चल जाएंगे कि क्या असल में वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स को ना एक्यूमुलेट किया हुआ है एक डेफिनेशन में WHO ने। अदरवाइज इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखनी है तो वो ये होती है कि इट इज़ एन एडिशन और प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस इन वाटर सच एज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल विच डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। या सिंपली ऐसे देख लो कि एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल केमिकल एंड नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर विच कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमन
और इट्स एनवायरनमेंट। आगे लिखो पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स फर्स्ट लिखो पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट। पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट, इसमें लिखो व्हेन पॉल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज्ड फ्रॉम स्पेसिफिक सोर्स। When pollutants are discharged from specific source such as drain pipe, carrying industrial waste directly into water body, ठीक है। पॉइंट सोर्स का मतलब ये होता है कि जब आपका जो पॉल्यूशन है ना या पॉल्यूटेंट्स हैं किसी एक सोर्स से आ रहे हैं, जैसे कि मान लो अभी पीछे नहीं बहुत टाइम पहले की बात है, 2019 की बात है, हाँ 2019 की बात है। यहाँ पे ना ये जो हमारी नदी है ब्यास नदी, ठीक है, यहाँ पे एक मिल हुआ करती थी, उसकी शुगर मिल हुआ करती थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना अपना सारा डिस्चार्ज इसमें नदी में फेंक दिया था, जिस वजह से क्या हुआ था कि बहुत सी मछलियाँ जो थी ना, हमने उसमें पंजाब जीके में किया था हरी के पत्तन, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सी मछलियाँ ना वो मर गई थी, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ था कि वो जो बंदा था उस पर केस भी हुआ था, ठीक है, जो उसका मिल का मालिक था। अब वहाँ पे जो पॉल्यूशन का जो सोर्स था ना वो एक सिंगल सोर्स था, ठीक है। तो उस तरीके के सोर्स को जब एक सिंगल सोर्स हो पॉल्यूशन का वाटर बॉडी में, तो उसको कहा जाता है पॉइंट सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नॉन पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट, इसमें लिखो इट इंक्लूड्स नहीं इंक्लूड, इट इंक्लूड discharge of pollutants from different sources such as runoff from agriculture fields, construction sites and abandoned mines. Next लिखो causes of water pollution. सबसे पहला कॉज लिखो सीवेज वाटर। नेक्स्ट लिखो इंडस्ट्रियल वेस्ट। नेक्स्ट लिखो एग्रीकल्चर सोर्सेज। एग्रीकल्चर सोर्सेज में लिखो एनपीके। एन फॉर नाइट्रोजन, के फॉर पोटेशियम, POTA पोटेशियम। अभी भी गलत लगा, कोई नहीं, इसका स्पेलिंग बताता हूँ मैं वो। फॉस्फोरस, PHOSPHOROUS फॉस्फोरस। पोटेशियम POTASIUM पोटेशियम। POTASSIU, पता नहीं इसके स्पेलिंग ना मुझे अभी भी गलत लग रहे हैं, आप देख लेना इसके स्पेलिंग, आपको बताता हूँ। अच्छा, एनपीके ये होता है कि जो हम खाद डालते हैं ना, जो अमोनिया होता है खाद, जिसको यूरिया भी बोलते हैं, ठीक है, वो ना उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यही 3 कंपोनेंट्स होते हैं एनपीके, ठीक है। ये अलग अलग उसमें प्रोपोर्शन में मिलाए जाते हैं। जितना मुझे लगता है हमने उसमें भी किया था, उसमें जो हमारी पंजाब जीके की क्लास थी, इसके स्पेलिंग यही है POTASSIUM पोटेशियम।
इसको प्रोपोर्शन में डाला जाता है एनपीके को, ठीक है। तो जो जनरली प्रोपोर्शन सेट की गई है ना WHO ने, वो प्रोपोर्शन सेट की है 4:2:1। मतलब अगर 4 की रेशियो में है हमारा नाइट्रोजन, 2 की रेशियो में होगा ये फॉस्फोरस, और 1 की प्रोपोर्शन में होगा पोटेशियम, NPK, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जब किसान इसको डाल देते हैं उसमें खेतों में डाल देते हैं ना, तो वो ये तो लिमिट जो है, ये लिमिट सेट की है WHO ने। जो इंडिया में जो यूज होती है ना, वो लिमिट है 8:4:2, ठीक है, या 8:4:1, ये लिमिट चलती है इंडिया में। जब पंजाब में आ जाते हैं, पंजाब में लिमिट चलती है 23:16:4, ठीक है, मतलब इस तरीके से लिमिट चलती है। तो हम क्या करते हैं कि ये ज़्यादा जब खाद डाल देते हैं, उसमें प्रोपोर्शन इसकी ज़्यादा डाल देते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि जो हमारी सॉइल है वो पूरी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिस वजह से क्या होता है कि ये ना रन ऑफ कर जाता है। मतलब जैसे पास में पानी बह रहा है ना, या मान लो बारिश आ गई, ठीक है, जब बारिश आ जाएगी तो जो उसका पानी है वो कई बार खेतों से होता नदी में मिल जाता है, ठीक है, या कई बार ऐसे भी जब पानी लगाते हैं खेतों को तो आगे जाके वो नदी से मिल जाता है वो पानी, जिस वजह से क्या होता है कि वाटर में ना इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है एनपीके की। अब वैसे तो मैंने आगे जाके करवाना था, लेकिन कंसेप्ट आप यहीं पे समझ लो। अब इससे क्या होगा कि एक ना कंसेप्ट होता है यूट्रोफिकेशन का, चलो इम्पैक्ट्स में कराऊंगा वो, ठीक है, अभी समझ लो। यूट्रोफिकेशन में क्या होगा कि जैसे पानी में ना कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो या फिर एल्गी भी होती है पानी में, जब वो उनको ये न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं ना, एनपीके मिल जाते हैं, ये बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो क्या करता है कि जो एल्गी की ग्रोथ होती है ना पानी में, वो बढ़ने लग जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि वो जो पूरी लेक होगी ना, वो पूरी एल्गी उसको कवर कर लेगी, और जो लेक के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी ना, वो सारी वो कंज्यूम कर लेगी एल्गी, ठीक है। अब जो उसके अंदर जो पौधे होंगे उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जो उनके अंदर जो होंगे फिशेस वगैरह होंगी, ठीक है, जितने वो होंगे एनिमल्स वगैरह या फिशेस वगैरह होंगी, उनकी जो ऑक्सीजन होगी वो भी ये जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसमें वाटर में, आज करवाऊंगा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी क्या होती है, तो वो भी जो एल्गी होगी वो कंज्यूम कर लेगी, जिस वजह से क्या होगा कि वो जो लेक होगी ना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं यूट्रोफिकेशन, वो भी आज हमने करना है और वो इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल यही लिखो, एग्रीकल्चर सोर्सेज में फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग एनपीके, उसके अलावा हम एग्रीकल्चर में हम वो डालते हैं, हर्बिसाइड्स डालते हैं या इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, ठीक है, वो भी रन ऑफ के थ्रू यहाँ पे पानी में मिल जाते हैं, जो कि पानी को कंटेमिनेट करते हैं, ठीक है। सेकंड लिख लो इसमें, एग्रीकल्चरल सोर्सेज में हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। हर्बिसाइड्स वो चीज़ें होती हैं, हर्बिसाइड्स या फिर वीडीसाइड्स, WEEDICIDE वीडीसाइड्स, ठीक है, और हर्बिसाइड्स HERBICIDES हर्बिसाइड्स। खेतों में क्या होता है कि जब जो ये किसान होता है ना, ये अपनी फसल उगाता है, तो वहाँ पे ना फसल के साथ साथ वीड उगनी भी शुरू हो जाती है। वीड होती है अनवांटेड ग्रास, ठीक है, ये वीड उगनी शुरू हो जाती है, जिसको खत्म करने के लिए किसान क्या करता है कि अपने खेतों में ना वो करता है, वीडीसाइड्स डाल देता है, ठीक है। जब वो डाल देता है तो वो क्या करते हैं कि जब रन ऑफ की वजह से, ठीक है, रन ऑफ होता है मतलब जब खेत में आपने कुछ डाला है उससे जो पानी के थ्रू ही ना, जब उसमें पानी लगेगा वो पानी के थ्रू जो वो आपका जो वीडीसाइड या इंसेक्टिसाइड है वो क्या करेगा, वो पानी में आ जाएगा, बड़े पानी में आ जाएगा या उसमें आ जाएगा, आपकी नदी या नहर जो भी पास में बह रही होगी, ठीक है, उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रन ऑफ। अच्छा, आपने इंसेक्टिसाइड डाले या वीडीसाइड्स डाले, इंसेक्टिसाइड्स डाले जाते हैं फसल के ऊपर ताकि उसको इंसेक्ट्स ना लगे, ठीक है, और वीडीसाइड्स डाले जाते हैं ताकि उसको वीड से बचाया जा सके अपनी फसल को, ठीक है। तो किसान ये सब डाल देते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो वो जो सारा वीडीसाइड होते हैं ना, मतलब जितने उन्होंने काम करना होता है वो तो कर लेते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो वहाँ से वो मेन उसमें आ जाते हैं, पानी में आ जाते हैं, जो कि उसको कंटेमिनेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक हो गए वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स कर लिया आपने एनपीके। नेक्स्ट लिखो थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन इसी का पार्ट है, ये पॉल्यूटेंट का पार्ट ये, ठीक है।
कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन या हाँ कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन का पार्ट है ये थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन ऐसे होता है कि ये ना जब आगे जाके हम बायोडाइवर्सिटी करेंगे ना, इकोसिस्टम करेंगे जब हम आगे जाके, तो मैं ना वहाँ पे एक आपको चीज़ कराऊंगा कि एक ना कोरल्स होते हैं, ठीक है, तो वो ना हमारी उसके लिए इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोरल्स के साथ ये चीज़ होती है कि वो ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही रह पाते हैं, मतलब जैसे कि 23 से 25 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में वो रह पाते हैं, ठीक है। अगर जो उनका टेम्परेचर है 25 से 26 या 26 से 27 हो जाए ना तो वो मरना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इतने से चेंज की वजह से। अब क्या होता है कि अब वापस आते हैं हमारे थर्मल पॉल्यूशन पे। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ थर्मल पॉल्यूशन और उसकी स्टोरी सुनो। थर्मल पॉल्यूशन ऐसे होता है कि जैसे हम बिजली बनाते हैं ना, उससे न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाते हैं, तो जो उसके न्यूक्लियर रॉड्स होती हैं ना उनको ना ठंडा करना पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसको ठंडा करने के लिए ना उसके अंदर ना पानी फिल कर देते हैं। मतलब जैसे ये कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर ना ये रॉड लगी हुई है, थर्मल रॉड, ठीक है, ये अपना काम कर रही है। मतलब जो भी आपका न्यूक्लियर फिजन या उससे जिससे भी आपको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो ये रॉड को ना ठंडा करके रखना पड़ता है, ठीक है। ठंडा करने के लिए ना इसमें पानी फिल कर देते हैं वो लोग ताकि ये ठंडी रहे, ठीक है। और एक पॉइंट के बाद जो पानी का टेम्परेचर होता है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, फिर उस पानी को बाहर फेंक दिया जाता है और वो बाहर आके चला जाता है इसमें किसी बड़ी नदी या उसमें, ठीक है। अब जब नदी में जाता है ना एकदम से, यहाँ पे जो मछलियाँ हैं, ठीक है, उनको जब एकदम से पानी गर्म लगता है तो वो मर जाती हैं, ठीक है। तो ये कॉज होता है थर्मल पॉल्यूशन। उसके अलावा जब भी पानी नॉर्मल पानी में गर्म पानी डालेंगे ना किसी भी सोर्स के थ्रू, ये तो मैंने आपको बताया उसके थ्रू, ये जो हमारा वो है न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू, अदरवाइज जब भी उसमें गर्म पानी जाएगा ना नॉर्मल पानी के अंदर, ठीक है, वहाँ पे थर्मल पॉल्यूशन कॉज होगा। थर्मल पॉल्यूशन में लिखो डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर, डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर इनटू वाटर बॉडी। इससे क्या क्या होगा ये लिख लो, इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर, इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर। नेक्स्ट लिखो डिक्रीज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, डिक्रीज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंसेप्ट आगे जाके समझाता हूँ। चौथा था थर्मल पॉल्यूशन। पांचवा लिखो ऑयल स्पिल्स। सबसे पहला था सीवेज वाटर, सेकंड था इंडस्ट्रियल वेस्ट, थर्ड था एग्रीकल्चर सोर्सेज, ठीक है, फोर्थ था थर्मल पॉल्यूशन, फिफ्थ लिखो ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स होते हैं कि कई बार ना ये जो आपका जो बड़े बड़े ओशंस हैं, ठीक है, उसमें जो ट्रांसफ़र किया जाता है, ये ऑयल ट्रांसफ़र किया जाता है, बड़े बड़े कंटेनर्स में ऑयल को ट्रांसफ़र किया जाता है। कई बार क्या होता है कि ना कि उसमें लीकेज हो जाती है, या वो कई बार क्या होता है कि और जो ये कंटेनर्स होते हैं आपस में टकरा के या तो खुल जाते हैं या कुछ ना कुछ किसी रीज़न की वजह से उसमें से ऑयल स्पिल हो जाता है। उससे क्या होता है कि वो जो ऑयल होता है ना वो क्या करते हैं उसी में फेंक देते हैं आपके ओशंस में, ठीक है, तो वो कॉज करता है जो आपका जो मेरीन लाइफ है ना उसके लिए हार्मफुल होता है, उसको हार्म कॉज करता है। वो इस तरीके से करता है कि एक तो जो उसके ऊपर ना परत बन जाती है उसकी ऑयल की, ठीक है, तो जैसे ये जो वाटर एनिमल्स हैं इनको सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है, तो वो जो परत होती है ना वो सनलाइट को एक तो क्रॉस नहीं करने देती, एक रीज़न ये हो गया। दूसरा वो उसमें केमिकल्स मिक्स होते हैं, ठीक है, वो उससे क्या होता है कि वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं। दूसरा, तीसरा कि जो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई है उसमें अफेक्ट करता है ये हमारा जो ऑयल स्पिल्स होते हैं, ठीक है। ऑयल स्पिल्स। नेक्स्ट लिखो अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। ये सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है, इसके अंदर मतलब इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको लिखवा भी नहीं रहा, इतना हेडिंग्स लिखवा रहा हूँ बस। नेक्स्ट लिखो अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इस तरीके से होता है, खेत वाली एग्जांपल ही लेके चलते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने खेत में एनपीके डाल दिया, ठीक है, यूरिया डाल दिया, अमोनिया डाल दिया,
तो उससे क्या होगा कि जब हमने खेत में उसमें डाला तो खेत में पानी भी डाला हमने, ठीक है, तो जो पानी होता है वो उसको जो सॉइल होती है वो अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अब पानी के साथ साथ जब सॉइल ने पानी अब्जॉर्ब किया तो उसके साथ साथ उसने एनपीके भी अब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है। वो पानी धीरे धीरे सिमटा सिमटा नीचे चला जाता है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है। अब वो उस पानी में मिला हुआ था एनपीके, ठीक है, वो धीरे धीरे सिमटा सिमटा नीचे चला गया आपके अंडरग्राउंड उसमें वाटर में, ठीक है। तो वो नीचे जाके जो नॉर्मल वाटर होगा उसको भी पॉल्यूट करेगा, ठीक है। तो ये होता है अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। उसके अलावा एक तो ये एग्जांपल हो गया। उसके अलावा जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, ठीक है, उसको हम ऐसी लैंड पे ऐसे फेंक देते हैं, ठीक है। बारिश आती है, मान लो बहुत सी प्लास्टिक हमने फेंक दी, ठीक है, बारिश आई, वो जो पानी था ना क्या कहते हैं उस प्लास्टिक वाला वो गंदा पानी वो सिमटा सिमटा आगे नीचे चला गया, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हो कितनी बीमारियां कॉज करेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट लिखो नाइट्रेट्स, इस पे करो स्टार मार्क। नाइट्रेट्स लिखो एक्सेस नाइट्रेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर, excess nitrates in drinking water react with hemoglobin to form non-functional methanoglobin, METHANE, methanoglobin, and impairs 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 oxygen transport. This condition is known as blue baby syndrome. Blue baby syndrome, ब्लू बेबी सिंड्रोम पे करो स्टार मार्क, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में से हैं। कुछ बीमारियां जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया, ठीक है, इताई हो गया, ठीक है, नॉकनी सिंड्रोम हो गया, मिनामाटा मैंने कल आपको करवाया था वो हो गया, ठीक है। ये इनकी फेवरेट बीमारियां हैं। और इसके अलावा और भी मैं करवाता जाऊंगा जैसे जैसे आती जाएंगी। ब्लैक फुट डिजीज हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी आएंगी, सभी करवाऊंगा जब आएंगी मैं आपको बताऊंगा भी कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखो आर्सेनिक। अच्छा, इसके बारे में समझ लो। होता क्या है कि इस बीमारी में क्या होता है कि जैसे वही वाला पानी था, ठीक है, वो वाटर रन ऑफ वाला पानी था, अब उसमें नाइट्रेट्स थे। नाइट्रेट्स कहाँ से है? नाइट्रोजन से, ठीक है। उसमें एक्सेस अमाउंट में नाइट्रेट्स थे। नाइट्रेट्स वाला पानी जो था हमने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। जब नाइट्रेट जो हमारे हीमोग्लोबिन है उसके अंदर गए ना, तो उन्होंने वो बना दिया, मिथेनोग्लोबिन बना दिया अंदर, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो हमारे बॉडी में ब्लड का काम ये होता है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो कल जब मैं आपको बता रहा था ना कि वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है, तो मैंने बीच में आप छोड़ दिया था, ठीक है, ताकि आपको मतलब उस पॉइंट पे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आज वो बताना जरूरी है, तो मैं बता देता हूँ कि हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड है वो क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन भी करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को भी ट्रांसफर करता है जो हमारा ब्लड होता है। चलो, तो ब्लड जो था हमारा ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहा था, तो लेकिन क्या हुआ कि जो हमारा जो नाइट्रेट वाला एक्सेस नाइट्रेट वाला जो वाटर हमने वो कंज्यूम कर दिया। उस वजह से क्या हुआ कि वो जो नाइट्रेट था ना वाटर के अंदर वो रिएक्ट कर गया जो हमारा ऑक्सीजन थी, ठीक है, जो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि उसने उससे रिएक्ट करके बना दिया मिथेनोग्लोबिन, ठीक है। मिथेनोग्लोबिन ने क्या किया कि वो ना जो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको इम्पेयर कर देगा, ठीक है। अब क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है ना ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो वो मिथेनोग्लोबिन बना रहा है। अब जो हमारे ब्लड में जो सप्लाई है ऑक्सीजन की ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जिस वजह से क्या होता है जनरली ये बीमारी ना बच्चों में होती है, जिस वजह से क्या होता है कि बच्चे का ना जो पूरी बॉडी है वो ना नीली पड़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि एक्सेस ऑफ नाइट्रेट कॉजेज व्हाट, ठीक है। एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स इन वाटर कॉजेज व्हाट, ठीक है। तो 4 बीमारियों का नाम आपको शो कर दिया जाएगा। कोई भी 4 दे देंगे, ब्लैक फुट डिजीज दे देंगे, कोई भी दे देंगे, ठीक है। तो जो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम इन
चारों में से किस वजह से कॉज होता है, ठीक है, तो वो कॉज होता है नाइट्रेट, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स इन वाटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आर्सेनिक, आर्सेनिक पे भी करो स्टार मार्क। इसमें लिखो क्रॉनिक एक्सपोजर टू आर्सेनिक, chronic exposure to arsenic cause blackfoot disease, blackfoot, black BLAC के blackfoot disease. It also causes diarrhea and lung cancer. नेक्स्ट लिखो फ्लोराइड, फ्लोराइड पे भी करो स्टार मार्क। इसमें लिखो एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, causes pain in bones, joints and outward bending of knees, नीज की ना कुछ वो होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जनरली होती हैं कॉज उसकी वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। हाँ मेरे अभी दिमाग में ना वो डिजीज़ का नाम आ रहा था, उसको चलो अगर याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स जनरली कॉज होती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से। इसमें क्या होता है कि जो आपकी पता नहीं मेरे से फिगर बनेगी कि नहीं बनेगी, ये मान लो आपकी थाई है, ठीक है, ये आपका नी कैप है, ठीक है, और उसके बाद ये लेग है, और ये दूसरी थाई, ठीक है, ये आपका नी कैप और ये होगी लेग। ये होती है नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। जो रिकेट होती है ना, या तो आपकी जो थाई है मतलब जो आपकी जो लेग्स होती हैं, अब तो मान लो ऐसे करके नॉर्मल है, ठीक है, ऐसे करके मान लो नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल है, ठीक है। तो रिकेट्स में क्या होता है कि या तो वो ऐसे हो जाती हैं लेग्स, ठीक है, या फिर ऐसे हो जाती हैं, आउटवर्ड्स हो जाती हैं या इनवर्ड हो जाती हैं, ठीक है, तो वो होता है रिकेट की वजह से। और ये जो अभी ये मैं लिखवा रहा था ना, पेन इन बोन्स, जॉइंट, आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ लेग्स, ठीक है, तो जो आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ लेग्स होती है ना, इसको भी रिकेट्स ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये कॉज होने का एक रीजन ये भी होता है कि अगर जो आपका वाटर है ना उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोराइड हो तो, ठीक है, तो जो आपकी जो नीज होती है ना वो आउटवर्ड बेंड हो जाती हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, कहीं से मेरे से भी छूट गया हो तो नोट डाउन कर लेना। फ्लोराइड लिखो, फ्लोराइड पे करो स्टार मार्क, फ्लोराइड के बाद लिखो, मैं फास्ट बोल रहा हूँ, जहाँ पे होगा तो आप नोट डाउन कर लेना, मुझे लग रहा है कोई ना कोई वर्ड मिस हुआ है। लिखो एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर causes pain in bones, joints and outward bending of legs from the knee. This condition is known as knock-knee syndrome. knock, K-N-O-C-K, knock-knee syndrome, S-Y-N-D-R-O-M-E syndrome. knock-knee syndrome. चलो नेक्स्ट लिखो इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनके बेसिस पे सवाल बन जाते हैं। ये जो पॉल्यूशन वाले चैप्टर्स होते हैं ना, मतलब जितने भी टाइप के पॉल्यूशंस होते हैं, इसमें मेन क्वेश्चंस यही आते हैं कि
एक तो ये पूछ लेते हैं कि कौन से पॉल्यूटेंट की वजह से कौन सी डिजीज होती है, या फिर पॉल्यूटेंट का सोर्स पूछ लेते हैं, या फिर ये जो आज कंसेप्ट्स करवाने जा रहा हूँ इस पे इनडायरेक्टली सवाल बन जाते हैं। तो बताता हूँ कैसे बनते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट लिखो, डिक्रीज इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिक्रीज इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। इसमें लिखो कि वाटर पॉल्यूशन की वजह से डिक्रीज इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कैसे होती है समझ लो। एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो, पॉल्यूटेड वाटर शोज, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को डीओ भी बोला जाता है, कैपिटल डी और कैपिटल ओ। पॉल्यूटेड वाटर शोज DO वैल्यू लेस देन 8 ppm। 8 ppm, ppm के आगे लिखो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। एंड आगे लिखो, एंड ग्रेवली पॉल्यूटेड वाटर शोज, gravely polluted water shows DO value below 4 ppm। ठीक है, एक इम्पैक्ट ये होगा कि वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को डिक्रीज कर देगा। अब देखो क्या चीज होती है। ये मान लो ये ना आपका खेत है, ठीक है, यहां पे मान लो ये फसल उगी हुई है। ये मान लो नहर है, ये पेड़ है। नदी मान लो इसको, यहां पे मछलियां भी हैं। चलो लग तो चूहा रहा है, वो आप मछली मान लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या किया कि किसान ने ना, यहाँ पे ये लो किसान आपका, ठीक है, किसान ने क्या किया कि किसान ने ना यहाँ पे उसको फसल चाहिए थी अच्छी, ठीक है, तो उसने क्या करना शुरू किया कि उसने यहाँ पे एनपीके डालना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे है बादल, उसने एनपीके डाला, ठीक है, जितना इनको चाहिए था, फसल को चाहिए था, उसने अब्जॉर्ब कर लिया। उसमें से कुछ क्या हुआ कि अब किसान ने क्या किया कि इसमें पानी डाल दिया ऊपर थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब उसमें से कुछ पानी अब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, वो नीचे रूट्स में आ गया। अब पानी के साथ क्या मिक्स था, एनपीके, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो है, यहाँ पे जाके मान लो है कि यहाँ पे एक अंडरग्राउंड वाटर का सोर्स है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे पानी सिमटा 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 यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक बंदे ने बोर किया, ठीक है, यहाँ पे लगाई उसने मोटर, ये समझ लो मोटर है, ठीक है, वो ये पानी खींचने लग गया। अब ये पानी एनपीके वाला पानी था, ठीक है, ये सिमटा सिमटा पहुंच गया था यहाँ पे, ठीक है। अब ये पानी पॉल्यूटेड हो गया, ठीक है, इसमें एनपीके का वो आ गया, ठीक है। इसने मोटर लगाई, इसने पानी खींच लिया, ठीक है। अब ये गंदा पानी पी रहा है, ठीक है, अगर इसके पास आरओ नहीं है तो गंदा पानी पी रहा है, ठीक है, इसको डिजीज हो जाएगी, एक बात। दूसरी, अब क्या हुआ, इसने यहाँ पे वो किया था एनपीके, ठीक है, बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। अब बारिश में क्या हुआ कि ये जो एनपीके था ना, ये बहता 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 यहाँ आ गया, ठीक है, इसमें मिक्स हो गया। अब ये क्या होता है, H2O, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ ना पौधे होते हैं,
आप देखोगे जनरली लगे होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं जूज़ैंथेलाई। आगे जाके करवाऊंगा। जूज़ैंथेलाई आपका आएगा इकोसिस्टम में आएगा, ठीक है। जूज़ैंथेलाई होते हैं उन पौधों का नाम जो पानी का जो मतलब जो वाटर इकोसिस्टम होता है ना, उसका सबसे छोटा जो यूनिट होता है ना, या सबसे स्टार्टिंग वाला यूनिट, वो जूज़ैंथेलाई से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे ये ना पौधे होते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये ना यहाँ पे ना ऑक्सीजन सप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। अब इनको भी जिंदा रहने के लिए ना ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करते रहते हैं, इतनी अमाउंट में नहीं होती, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन पानी के अंदर होती है ना, इसको कहते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब समझ में आया डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंसेप्ट। चलो आगे लिखो, इसी के आगे फिर समझाऊंगा। नेक्स्ट लिखो इंक्रीज इन बीओडी, इंपैक्ट में लिखो इंक्रीज इन बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी डेफिनेशन लिखो, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में, इसको ब्रैकेट में लिख लो बीओडी। हाँ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ dissolved oxygen required by the microorganism in decomposing the organic waste of water, ठीक है। इसकी साइंस के पीछे ना जाओ, सिंपल लैंग्वेज में समझो। ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वो है जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो है कि जो इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स है ना, फिश हो गई या कुछ भी हो गए, ठीक है, उनको जिंदा रहने के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है ना, वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब जितनी ऑक्सीजन की डिमांड ये बायोलॉजिकल जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ फिश नहीं है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, ठीक है, हर जगह पे होते हैं, एल्गी हो गए या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनको भी जरूरत होगी, ठीक है। या मान लो यहाँ पे कुछ वो ही है, कुछ पौधे हैं, ठीक है। थोड़े दिन पहले हमने रिबन वीड के बारे में किया था ना, जब मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट प्लांट डिस्कवर हुआ है, ठीक है, करंट अफेयर्स में हमने किया था। तो वो आप देख रहे थे ना कि वो जो रिबन वीड थी वो अंदर थी इसके, ठीक है। तो इसको अंदर जिंदा रहने के लिए इसको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक। चलो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड समझ में आ गई। वो ऑक्सीजन डिमांड जो वो ऑक्सीजन जिसकी ये लोग डिमांड कर रहे हैं, मतलब इनको जिंदा रहने के लिए एसेंशियल है, वो हो जाती है ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो होगी उस बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ कि इंक्रीज इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अच्छा, ये वर्ड याद रखना, दोनों डिक्रीज इन बायोलॉजिकल डिक्रीज इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इस पे करो स्टार मार्क, डिक्रीज को करो अंडरलाइन, ठीक है। सेकंड लिखा है इंक्रीज इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब मान लो कि फिश को ना 1 यूनिट ऑक्सीजन चाहिए होता था नॉर्मली, ठीक है। अब क्या हुआ, बारिश हुई, यहाँ पे ये जो आपका एनपीके था ना, एनपीके मतलब जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो, अब इसके पास ना यहाँ पे एल्गी जो होती है ना वो कहीं भी हो जाती है, ठीक है। जनरली ये इसके पास होती है, पानी के पास होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एल्गी थी, एल्गी को ना न्यूट्रिएंट्स मिल गए, ठीक है। तो एल्गी ने धीरे धीरे ना ग्रो करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मान लो ये नदी नहीं है, इसको लेक मान लो, ठीक है। एल्गी ने धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर दिया, ये सारा पानी है, ठीक है। एल्गी यहाँ पे होती गई, ठीक है। मतलब एल्गी को न्यूट्रिएंट्स मिलते गए ना, पहले तो उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे थे, अब उसको एल्गी को न्यूट्रिएंट्स मिलने शुरू हो गए, ठीक है। तो एल्गी क्या करेगी, वो धीरे धीरे ना ऐसे ग्रो होने लग जाएगी, ठीक है। और अंदर भी इसके ऊपर भी ग्रो होने लग जाएगी, मतलब पूरे पानी को ना एल्गी धीरे धीरे कवर कर लेगी। अब क्या होगा कि जब एल्गी ग्रो होने लग जाएगी ना, ये जो प्लांट्स है ना
जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे थे, ज़ूज़ैंथेलाई हो गए या दूसरे प्लांट्स, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे थे ना, वो क्या है, उनकी वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना कम कर देंगे, क्योंकि जो उनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो एल्गी खा रही है और ये प्लांट्स धीरे धीरे मरना शुरू कर जाएंगे। अब ये जो इसकी डिमांड होती थी ना 1 यूनिट हुआ करती थी नॉर्मली, ठीक है, जो इसको आराम से मिल जाता था। अब जो प्लांट्स है उन अब धीरे धीरे जब एल्गी ग्रो होना शुरू कर देगी ना, तो वो इसकी जो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी ना उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, ठीक है। जिस वजह से क्या होगा कि जो इसकी बायोलॉजिकल डिमांड पहले अगर 1 यूनिट हुआ करती थी ना, अब वो उसको मिल नहीं रही, ठीक है। तो टेक्निकली क्या हो गया कि ये और डिमांड करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो असल में इसको चाहिए तो 1 यूनिट ही, ठीक है, बट बात वही आ जाती है ना कि जब किसी चीज की डिमांड कम हो, ठीक है, तो मतलब जब कोई चीज कम हो तो उसकी डिमांड नॉर्मल ही हो, ठीक है, तो उसको कहा जाता है कि उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है, ठीक है। असल में चीजें रहती वैसी हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है, जिस वजह से इस कंसेप्ट को कहा जाता है जब एल्गी ने इसको कवर करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई ना, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जब भी कम होगी तभी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ना शुरू कर देगी, ठीक है। तो इस वजह से इस कंसेप्ट को समझना था बेसिकली आपको कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, वो डिमांड जो ये ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है। तो वो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, किस वजह से, इसके वाटर पॉल्यूशन के इम्पैक्ट होते हैं ये, ठीक है। तो जब ये एनपीके इसमें आ गया, ठीक है, तो एल्गी ने इसको सारा कवर करना शुरू कर दिया। सेकेंड, थर्ड लिखो यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, इसमें लिखो द फिनोमेना in which high amount of nutrients from sewage, fertilizers and detergents enter the stream। यूट्रोफिकेशन पे करो डबल स्टार मार्क। Nutrients from sewage, fertilizers and detergents enter the stream and lakes, leading to enrichment of water body and trigger excessive growth of phytoplankton, PHYTO, phytoplankton, PLANKTON, plankton, phytoplankton and other aquatic weed, WEED। यूट्रोफिकेशन क्या है कि जब उसको न्यूट्रिएंट्स मिल गए ना, तो इसने क्या किया कि धीरे धीरे ये सारी लेक के ऊपर ना एल्गी जमा होना शुरू हो गई। धीरे धीरे ये एल्गी क्या करेगी, पूरी जगह पे कब्जा कर लेगी, ठीक है। तो जो इसकी जो ये थी अंदर की जो एक्वेटिक लाइफ थी, उसको ऑक्सीजन मिलना खत्म हो गया, ठीक है, वो धीरे धीरे मर जाएगी। ये जो प्लांट्स थे उनको ऑक्सीजन मिलना खत्म हो गया, ठीक है, तो ये प्लांट्स भी सारे मर जाएंगे और धीरे धीरे वो जो लेक होगी ना वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेक अपने आप में कुछ नहीं है, लेक तभी तक अच्छी है जब तक उसमें जो कुछ ना कुछ वो हमें दे रही है, ठीक है, हमें दे रही है या फिर मतलब जितने भी जो जीव जंतु हैं उन्हें कुछ ना कुछ दे रही है, ठीक है। तो जब एल्गी आ गई उस पर तो वो किसी के काम की नहीं रहेगी, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है। यूट्रोफिकेशन का मतलब है एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स का आ जाना। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो वीड है या जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ठीक है, उसका पूरे लेक को कवर कर लेना और जिस वजह से जो उसके वो हैं एक्वेटिक लाइफ है उसका मर जाना, ठीक है, उसको कहते हैं ये यूट्रोफिकेशन, ठीक है। और जो नेक्स्ट लिखो एल्गल ब्लूम, ठीक है। अब ये जो एल्गी यहाँ पे पैदा होके बढ़ रही थी ना, उसी चीज को कहते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है। वो धीरे धीरे जब पूरे इस पे कवर कर लेगी ना,
तो पूरे उसको खत्म कर देगी, ठीक है, वो होगी एल्गल ब्लूम। मैं ना आपको चार्ट भेजूंगा, उसमें लिखा हुआ है कि बीओडी की वैल्यू कितनी होती है, अभी बता देता हूँ। देखो प्योर उसमें जो प्योर ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, उसमें बीओडी की वैल्यू होती है लेस देन 1 ppm, 1 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। जो वीक सीवेज वाटर होता है ना, उसमें जो बीओडी की वैल्यू होती है वो होती है 1500 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। जो मीडियम सीवेज वाटर होता है उसमें होती है 1500 to 4000 मिलीग्राम पर लीटर। ये वो भेज दूंगा मैं आपको, इसकी फोटो भेज दूंगा। और जो स्ट्रॉन्ग सीवेज वाटर होता है उसमें होती है बीओडी की वैल्यू 4000 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट बनाओ, सबसे पहला था डिक्रीज इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, सेकंड था इंक्रीज इन बीओडी, थर्ड था यूट्रोफिकेशन, फोर्थ था एल्गल ब्लूम, फिफ्थ है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि ये बंदा था ना, या ऐसे नहीं, ऐसे चलते हैं। फिश ने क्या किया कि ये वाली फिश है, ठीक है, अभी मान लो एल्गल ब्लूम नहीं हुई है, ठीक है, तो अभी ये पानी ना यहीं पे आना शुरू ही हुआ है, ठीक है। तो ये पानी के अंदर एनपीके आ गए, इंसेक्टिसाइड्स आ गए, ठीक है, पीडीसाइड्स आ गए, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि मतलब फिश जो है वो गंदे पानी में रह रही थी, ठीक है। फिर क्या होता है कि मान लो ये फिश ने ना ये वो कर दिया, छोटी फिश है ये, इस फिश ने क्या किया कि इसने ना जो इसके न्यूट्रिएंट्स थे वो कंज्यूम कर लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये फिश के अंदर जो पॉल्यूटेंट है वाटर के वो आ गए। ये छोटी फिश को एक फ्रॉग ने खा लिया, ठीक है, इस फिश को खा लिया फ्रॉग ने, ठीक है। अब ये फ्रॉग जो फिश के अंदर जो वो थे ना पॉल्यूटेंट्स थे, ठीक है, वो फ्रॉग ने कंज्यूम कर लिया, तो फ्रॉग के अंदर चले गए, ठीक है। अब इस फ्रॉग को कंज्यूम कर लिया, मान लो इस फ्रॉग को कंज्यूम कर लिया बड़ी फिश ने, ठीक है, बिग फिश। अब वो जो पॉल्यूटेंट्स थे इसके अंदर चले गए, ठीक है। अब इस बड़ी फिश को ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, तो वो जो इसके पॉल्यूटेंट्स थे वो आगे चले गए ह्यूमन में। तो बेसिकली ये जो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है, या बायो अक्यूमुलेशन का मतलब ये होता है कि जो ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं फूड साइकिल, फूड चेन, सॉरी फूड चेन। ये जो पॉल्यूटेंट्स का फूड चेन में आगे बढ़ने के प्रोसेस को कहा जाता है बायो अक्यूमुलेशन या फिर बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। लिखो, बायोमैग्निफिकेशन इज अ प्रोसेस, biomagnification is a process through which certain pollutants are accumulated in tissues in increasing concentration along with the food chain, Next लिखो, effect of water pollution on health of human beings. Effect of water pollution on the health of human beings. सबसे पहले लिखो जीनोटॉक्सिसिटी, GENO जीनो, टॉक्सिसिटी TOXICITY, जीनोटॉक्सिसिटी। जीनोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि जो पॉल्यूटेंट्स जब हमारे उसमें बॉडी में जाके हमारे जीन्स के साथ वो करें, मतलब हमारे जीन्स पे इफेक्ट करें जब पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, उसको कहते हैं जीनोटॉक्सिसिटी। आपने देखा होगा कि जो होते थे ना हमारे जो दादा परदादा होते थे, ठीक है, उनकी जो हाइट्स वगैरह हुआ करती थी वो काफ़ी लंबी हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन जो आज की जनरेशन है उनकी हाइट इतनी बढ़ नहीं रही।
रीज़न यही है कि वो जो जीन्स है उसमें चेंजेस आ गए, जीन में चेंजेस आने के रीजंस यही है हमारा पॉल्यूशन, ठीक है। तो वो जो जीन्स में जो चेंजेस आ गए हैं जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी हाइट इतनी बढ़ नहीं रही है, ठीक है। तो ये होती है जीनोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट लिखो कार्सिनोजेनिसिटी। एक चीज याद रखना, जहां पे भी वर्ड आ गया ना कार्सेनी, कार्सेनी या CARC, इतना वर्ड आ गया ना, इसका मतलब होता है कि ये रिलेट करता है कैंसर से, ठीक है। इसमें लिखो कार्सिनोजेन, स्पेलिंग लिख लो पहले, CARCINO, कार्सिनो, जेनिसिटी GENICITY, कार्सिनोजेनिसिटी। ये जो करवा रहा हूं ना ये वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट पता है क्या क्या था, डिक्रीज इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन BOD, फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और यूट्रोफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोमैग्निफिकेशन और बायोकम्युलेशन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो कर रहे हैं ना ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जब इंपॉर्टेंट आएगा वो करवाऊंगा। कार्सिनोजेनिसिटी, ठीक है, इट इंक्लूड्स कैंसर इन मैन एंड एनिमल। नेक्स्ट लिखो न्यूरोटॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी, जहां पर भी वर्ड न्यूरो आ जाए उसका मतलब वो रिलेट करता है आपके दिमाग से, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिसिटी, इट कॉज न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स, इट कॉज न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स। न्यूरोटॉक्सिसिटी NEURO, न्यूरोटॉक्सिसिटी। चलो अब जब जैसे कल बना रहे थे ना वो कॉलम बना लो, 3 कॉलम्स बना लो। सबसे पहले लिखो पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट, यहां लिखो सोर्स, यहां लिखो इम्पैक्ट, ठीक है। सबसे पहले लिखो क्रोमियम, क्रोमियम पे करो स्टार मार्क, क्रोमियम, क्रोमियम पे करो स्टार मार्क। क्रोमियम में सोर्सेज में लिखो सीमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एंड एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एंड एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री। उसमें लिखो इम्पैक्ट में स्किन डिजीज, स्किन डिजीज, कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक, कार्सिनो मतलब कैंसर, ठीक है। स्किन कैंसर कॉज करता है क्रोमियम। नेक्स्ट लिखो आर्सेनिक, आर्सेनिक, ARSENIC, आर्सेनिक। इसमें लिखो सोर्सेज में लिखो पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, माइनिंग, केमिकल वेस्ट। इफेक्ट्स में लिखो स्किन एंड लंग प्रॉब्लम्स, स्किन एंड लंग कैंसर लिखो, दोनों पे करो स्टार मार्क। आर्सेनिक या डिजीज की है ना हमने एक, ब्लैक फुट डिजीज भी लिखो यहीं पे, ब्लैक फुट डिजीज। आर्सेनिक पे करो स्टार मार्क, क्रोमियम पे करो स्टार मार्क। नेक्स्ट लिखो मैग्नीज, सोर्सेज में लिखो इंडस्ट्रीज यूटिलाइजिंग मैग्नीज, इंडस्ट्रीज यूटिलाइजिंग मैग्नीज। उसमें लिखो इम्पैक्ट में लिखो मैंगानिक न्यूमोनिया, मैंगानिक MANGANIC, मैंगानिक न्यूमोनिया, PNEU
PNEUMONIA। नेक्स्ट लिखो निकल, पॉल्यूटेंट में लिखो निकल। इसमें लिखो सोर्सेज में कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सेकंड लिखो वनस्पति इंडस्ट्री, वनस्पति इंडस्ट्री। इफेक्ट्स में लिखो अफेक्ट स्किन एंड लंग्स। नेक्स्ट लिखो सिलेनियम, SELENIUM, सिलेनियम। सोर्सेज लिखो फर्टिलाइजर्स, इफेक्ट लिखो डिफॉर्मेशन ऑफ हेयर एंड नेल्स। हेयर एंड नेल्स, साथ में लिख लो कैंसर। नेक्स्ट लिखो मरकुरी, मरकरी पे करो स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क करो मरकुरी पे। सोर्सेज में लिखो पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री। इफेक्ट्स में लिखो स्टार मार्क करके मिनामाटा, मिनामाटा। ब्रैकेट में लिखो इट डैमेजेस नर्वस सिस्टम, ब्रैकेट में लिखो मेंटल रिटार्डेशन। मिनामाटा पे करो डबल स्टार मार्क। मिनामाटा की स्टोरी सुनाता हूँ। जापान के पास ना एक लेक थी जिसका नाम है मिनामाटा लेक। लेक के पास ना एक इंडस्ट्री थी। उस इंडस्ट्री ने क्या करना शुरू किया कि पेपर इंडस्ट्री थी वहाँ पे। उस इंडस्ट्री ने क्या करना शुरू किया कि जो वहाँ पे जो मरकुरी थी ना वो चली गई वहाँ पे मिनामाटा बे में। वहाँ से खा लिया उसको मछली ने, ठीक है। मछलियाँ उसको खाने लगी, उस मछलियों को कंज्यूम करने लगे ये जापानीज लोग, ठीक है। वहाँ से ये बीमारी शुरू होती है मिनामाटा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देता है, ख़राब कर देता है नर्वस सिस्टम को, जिस वजह से रिटार्डेशन हो जाती है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखो लेड, LEAD। लेड में लिखो बैटरी, सोर्सेज में लिखो बैटरीज, बैटरीज, पेंट इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। इफेक्ट्स में लिखो लेड पे करो स्टार मार्क। इफेक्ट्स में लिखो ब्रेन डैमेज, ब्रेन डैमेज, लो IQ, लिवर एंड किडनी डैमेज। लास्ट लिखो अनीमिया, ANEMIA। अनीमिया पे करो स्टार मार्क, ब्रैकेट में लिखो ANEMIA, अनीमिया, ANEMIA, अनीमिया। ये होता है अनीमिया बेसिकली होता है कि आप में ना HP कम हो जाता है आपका, ठीक है, उसको अनीमिया कहा जाता है। तो जो इसकी कमी है वो पूरी की जाती है आयरन से। अनीमिया के ब्रैकेट में लिखो इम्पेयर, इम्पेयर मैचुरेशन, MATURATION ऑफ RBC। RBC होते हैं रेड ब्लड सेल्स। लास्ट लिखो कैडमियम, CADMIUM, कैडमियम CD। सोर्सेज में लिखो इलेक्ट्रो प्लांटिंग इंडस्ट्री,
लिखो इताई इताई डिजीज। इताई इताई डिजीज, ब्रैकेट में लिखो जापान। मिनामाटा में ब्रैकेट में लिखो जापान। एक क्वेश्चन इस पे ये भी बनता है, पूछ लेते हैं कि ये डिजीज सबसे पहले कहाँ पे पाई गई थी, ओरिजिनेट कहाँ पे हुई थी। दोनों में जापान लिख लेना, इताई में भी और उसमें भी, मिनामाटा में भी। जो इताई होती है ना, उसमें जो आपका स्केलेटल होता है ना, उसमें डिफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, SKELETAL, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज। कैडमियम में और लिखो किडनी मालफंक्शन। वाटर पॉल्यूशन खत्म है आपका। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने स्टार मार्क ऑलरेडी करवा दिया है आपको, ठीक है। सारे टॉपिक में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोमैग्निफिकेशन और यूट्रोफिकेशन, ठीक है। लेकिन जिन जिन पे स्टार मार्क करवाया ना वो भी इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिवली बताया था कि इन सबके कंपैरिजन में वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब निकालो अपनी वो ये नंबर सीरीज वाली कॉपी। आज लास्ट क्लास है आपकी नंबर सीरीज की, आज खत्म कर देंगे और संडे को इसका टेस्ट रख लेंगे, ठीक है। तो 11 टाइप्स कर ली थी हमने, ठीक है। आज लिखो 12th टाइप, ऑल्टरनेट सीरीज। टाइप 12, ऑल्टरनेट सीरीज। क्वेश्चन लिखो और लिखने के बाद ना पॉज करके खुद सॉल्व करना, ठीक है। 10, 12, 7, 16, 2, नेक्स्ट। सॉल्व करके देखो। ठीक है, कैसे शुरू किया था आपने? सबसे पहले तो हमने क्या देखना होता है कि सीरीज कौन सी है, सब्ट्रैक्शन वाली है या फिर मतलब एडिशन डिफरेंस देखने वाली है या फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है क्योंकि नंबर एकदम से नहीं बढ़ रहे, ठीक है। तो डिफरेंस वाली है सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले देखो डिफरेंस आ रहा है इसमें, यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस है 2 +2 का, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस है कितना, -5 का, -5। यहां पे कितना है डिफरेंस, +9 का। यहां पे कितना है, -14 का, ठीक है। तो ये तो नहीं बन रहा है ना, दोबारा देखो 10, 12,
7, 16, 2, ये फाइंड आउट करना है आपको। तो मैंने क्या सिखाया था आपको कि सबसे पहले तो ये देखो कि मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है कि डिफरेंस की, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन वाली तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि जब दोनों चीजें ना हो ना, तब ये चेक कर लो कि वो ऑल्टरनेट सीरीज तो नहीं है। ऑल्टरनेट सीरीज बताता हूँ कैसी होती है। एक छोड़ के देखना होता है हमें, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना है? 3 का, -3 का। फिर एक छोड़ के देखो कितना डिफरेंस है? -4 का। यहां देखो क्या डिफरेंस है? +4 का, ठीक है। तो क्या चल रहा है? 3 के बाद 4, तो ये आगे 4 के बाद कितना डिफरेंस आएगा? +5 का, ठीक है। 16 + 5, तो देख लो 16 + 5 कितना आएगा? ये डिफरेंस 5 का था, ठीक है। ये डिफरेंस 5 का है। 3, 5, फिर 4, ये आगे 6 का होगा, ठीक है। ये इवन चल रहा, ये सॉरी और चल रहा था, ये इवन चल रहा था, ठीक है। तो 16 और 6 22। अगर यहाँ पे डिफरेंस 4 का होता ना, यहाँ पे मान लो डिफरेंस होता है 4 का, तो यहाँ पे क्या आता? 3 आ जाता, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन होता 3, ठीक है। फिर यहाँ पे डिफरेंस 4 का था ना, तो यहाँ पे अब डिफरेंस रहता 5 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होता फिर उसके अकॉर्डिंग 21, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने गलती कर दी ना, उस वजह से क्वेश्चन उस तरीके से। एक और देखते हैं। ट्वेंटी, 11, 23, 8, 17 और 4, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस देखो, पहले आपस में डिफरेंस देखो कितना कितना है। यहाँ पे है -9 का, यहाँ पे है +12 का, ठीक है, +12। यहाँ पे है -15 और यहाँ पे है +9 का, आई थिंक +19 का, 27 है ये, +19 का। नेक्स्ट आएगा -23 का, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज नहीं आ रही, ठीक है। 9, 12, 15 यहाँ तक तो बन रही थी, ठीक है। कितने कितने ऐड हो रहे थे? 3 का डिफरेंस आ रहा था, मतलब यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 12 था, 15 था। अगर यहाँ पे 18 होता तब सही चलता है, ठीक है। तब हमें लगता है कि ठीक है 3 का, लेकिन यहाँ पे 19 अलग आ गया, ठीक है। तो ये वो वाली सीरीज तो नहीं है, मतलब 3 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग सीरीज तो नहीं है। अब ऑल्टरनेट करके देखो, 22, 23 कितना हो रहा है? +3। 23 to 27 कितना हो रहा है? +4, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा? +5। लेकिन इधर भी चेक कर लो पहले, 11 और 8 कितना हो रहा है? -8, 9, 10, 11, -3, ठीक है। ये क्या हो रहा है? -4, ठीक है। तो अब उसको +5 करो, 27 + 5 ये हो जाएगा 32। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 32 आएगा, ठीक है। और इसके आगे की सीरीज निकालनी होती तो आगे कितना डिफरेंस होता? -5 का,
ठीक है, तो ये कितना होता, -1 होता। ठीक है, इस सीरीज को कहते हैं ऑल्टरनेट सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट एक और सीरीज होती है जिसको कहते हैं फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज लिखो टाइप 13, टोटल 15 टाइप है आपकी। टाइप 13 फिबोनाची, FIBBO NACCI, FIBO है सॉरी, FIBO फिबो NACCI, फिबोनाची सीरीज। इस सीरीज में क्या होता है कि जो फर्स्ट नंबर है ना वो सेकंड में प्लस करके थर्ड नंबर देता है। ठीक है, फिर सेकंड और थर्ड मिलके फोर्थ नंबर देते हैं, फिर थर्ड और फोर्थ मिलके फिफ्थ नंबर देते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये सीरीज कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फिबोनाची सीरीज। अब इस पे सवाल करते हैं। देखो 1 2 3 5 8 आगे 13 और नेक्स्ट निकालना है। ठीक है, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, 2 + 3 कितना हो गया 5, 3 + 5 कितना हो गया 8, 5 + 8 कितना हो गया 13, और जो 13 + 8 होगा वो कितना हो जाएगा, जो हमारी नेक्स्ट नंबर होगा। ठीक है, तो 21। एक क्वेश्चन और करो। 18 3 21 24 45। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को प्लस करो, कितना हो गया 21, इसको प्लस करो 24, 21 और 24 45, और ये कितना हो गया 69। अभी आपके लिए दे रहा हूं, प्रैक्टिस करो। 0 1 1 2 3 5 नेक्स्ट। पॉज करके इसको करो। जीरो प्लस 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 5 + 3 8। ठीक है, एक और करो। 11 12 23 35 58 नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, 11 + 12 23। ठीक है, 12 + 23 35, 23 + 35 58, और ये 35 + 58 कितना आएगा 93। ठीक है, ये आ गई फिबोनाची सीरीज। नेक्स्ट एक सीरीज और लिखो, डिफरेंस सीरीज, DIFFERENCE, डिफरेंस सीरीज। इसके ऊपर बीपीएससी ने सवाल पूछा था, डिफरेंस सीरीज पे। टाइप 40 डिफरेंस
क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, एक बार ना खुद से सॉल्व करके देखना। 2, 10, 36 और 80 करके देखो। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब नंबर एक साथ बढ़ने लगे तो वो केस होता है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकी ना आपस में रिलेशन नहीं मिल रही कि मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पे तो पता चल गया कि अच्छा 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिलेशन नहीं बन रही, ठीक है, उससे नेक्स्ट की भी नहीं बन रही, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि एक बार ना इनका डिफरेंस लेके देख लेना। तो मतलब सबसे पहले तो आप यही देखोगे, डिफरेंस लेके देखोगे कि अगर तो मतलब सबसे पहला काम ये होता है कि सीरीज को देखो, ठीक है। अगर तो एकदम से बढ़ रही है, जैसे वहाँ पे एकदम से दुगनी हो गई थी, ठीक है, यहाँ पे एकदम से 5 गुनी हो रही है, फिर 3 गुनी हो रही है, फिर वहाँ पे ऑलमोस्ट दुगनी हो रही है। तो सबसे पहले तो ऐसे करो कि ये देखो कि अगर तो नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर तो वो डिफरेंस का केस है। अगर एकदम से बढ़ रहे हैं फिर वो केस हो सकता है उसका मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन जब हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन के केस के अकॉर्डिंग देखा तो हमने देखा कि कोई रिलेशन ऐसा बन नहीं रही थी। अब क्या करो कि जब कुछ भी ना बने ना, फिर बिल्कुल एंड में बताऊंगा आपको, जब 15 की 15 सीरीज कर देंगे ना कि क्वेश्चन जब पेपर में करने हैं तो किस तरीके से करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अच्छा अब डिफरेंस ले लो इनका। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 8 का, यहाँ पे कितना आ रहा है 16 का, 36, 16 का, 26 का, 26 का, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस कितना आ रहा है 44 का। अब भी कुछ नहीं बन रहा। अब क्या करो कि जब ऐसे भी ना कुछ बने, एक बार क्या करना कि डिफरेंस का भी डिफरेंस लेके देख लेना, ठीक है। इसका डिफरेंस लो, कितना आ रहा है 18, ठीक है। इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, इसका भी 18 आ रहा है, ठीक है। अब बन गई सीरीज, 18 का डिफरेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करो, फिर से 18 का डिफरेंस बनाओ, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे नंबर आएगा वो 18 के डिफरेंस के बाद आएगा, ठीक है। 8 में 18 प्लस किए थे तो 26 आया था, 26 में 18 प्लस किए थे 44 आया था, 44 में 18 प्लस करो देखो कितना आता है, वो आएगा 62, ठीक है। यहाँ तक सीरीज बन गई। अब हमें ये थोड़ी निकालना है, हमें तो ये निकालना है, ठीक है। जो आपका एग्जामिनर होगा ना उसने 62 भी दिया होगा। कई बच्चे क्या करते हैं यहीं पे करके और जल्दबाजी में 62 पे टिक लगा के और आ जाते हैं, ठीक है। और आपका एग्जामिनर वो भी चला के, उसको पता है कि यहाँ पे 62 आना है तो वो 62 भी उसने ऑप्शन में दिया होगा, लेकिन हमें गलती नहीं करनी। अच्छा हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा था, अच्छा 8 का डिफरेंस आ रहा था ना, मतलब 2 में 8 प्लस कर देते तो 10 आ रहा था, 10 में 26 प्लस कर देते तो ये नंबर आ रहा था, 36 में 44 प्लस कर देते तो 80 आ रहा था। अब 80 में 62 प्लस करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आएगा, ठीक है। तो वो होगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 142, ठीक है। तो जिसका आंसर है वो है 142। एक और करो, अब खुद से करना, 1, 3, 8, 19, 39, नेक्स्ट निकालना है हमको, ठीक है। सबसे पहले तो आपस का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। सबसे पहले तो ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन की सीरीज तो नहीं है, तो वो तो नहीं है, ठीक है। मल्टीपल्स नहीं नजर आ रहे आसपास इसके, ठीक है, तो वो तो नहीं है। अब नेक्स्ट देखनी है कि डिफरेंस वाली सीरीज ही है, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया कि डिफरेंस वाली है, तो अब डिफरेंस निकाल लो। इनमें कितना डिफरेंस है 2 का, इसमें कितना है 5 का, इसमें कितना है 11 का, इसमें कितना है 20 का, ठीक है। इसमें जितना डिफरेंस होगा वो अपना आंसर होगा। अब क्या डिफरेंस में रिलेशन नहीं आ रही, ठीक है। इन तीनों में रिलेशन ये है कि तीनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो अगर तो ये भी प्राइम नंबर होता ना फिर समझ जाते कि चलो ठीक है कि हो जाता है, ठीक है।
मान लो कि यहाँ पे बीच में आना था प्राइम नंबर 3, यहाँ पे 7, तो हम मान लेते कि ये एक एक प्राइम नंबर छोड़ के दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 17 होता तो जो इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर था वो 13 था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 17 होता तो हम समझ आते कि अब इससे जो दो प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर छोड़ के जो नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर है वो कर लेना है, ठीक है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे कितना है 20, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 3 का, यहाँ पे आ रहा है 6 का, यहाँ पे आ रहा है 9 का, तो यहाँ पे कितना आएगा 12 का, ठीक है। अब 2 में 3 प्लस किया था 5 आए थे, 5 में 6 प्लस किया था 11, 20, वहां पे कितना आ जाएगा 32, ठीक है। अब 39 में अब देखो 1 में 2 प्लस किया था तो 3 आया था, ठीक है। 3 में 5 प्लस किया था तो 8 आया था, 8 में 11 किया था 19, 19 में 20 किया तो 39, इसमें वो प्लस करो तो आ जाएगा आपका 71, हाँ 71, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो है 71, ठीक है। ये सीरीज होती है आपकी डिफरेंस वाली। नेक्स्ट एक और होती है फाइनल सीरीज, जो हमारी है टाइप है, जो सीरीज की फाइनल टाइप है वो है मिक्स्ड टाइप। इसमें क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन के साथ मिक्स होगा प्लस और माइनस। मल्टीप्लिकेशन के साथ प्लस मिक्स होगा प्लस और माइनस। टाइप 15 मिक्स्ड टाइप, ठीक है। क्वेश्चन लिखो 8, 15, 44, 175, नेक्स्ट निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना होता है, क्या सिखाया मैंने आपको कि सीरीज देखो। अब देखो कि एकदम से बढ़ रही है, अगर एकदम से बढ़ रही है तो टाइप है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। अगर एकदम से नहीं बढ़ रही तो टाइप है डिफरेंस की, ठीक है। तो डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, ट्रिपल से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो सीरीज है मल्टीप्लिकेशन की। अब देखो, अब ध्यान लगा के ना इसको करने की कोशिश करो कि कैसे हो सकता है ये, ठीक है। इनमें रिलेशन निकालो। देखो 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 16, ये कितना है 15, ठीक है। मतलब 16 में से एक कम है। आगे देखो 15 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 45 आता है, फिर एक कम है। उसके बाद 44 को इससे मल्टीप्लाई करें 4 से, सॉरी 44 को 4 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से एक माइनस करें तो आ जाएगा 175, ठीक है। तो वही आपकी सीरीज है। तो देखो इंटू 2 -1, 15 इंटू 3 45 -1, ठीक है। 44 इंटू 4 176 और -1। तो जो नेक्स्ट सीरीज होगी वो होगी इंटू 5 -1, ठीक है। तो वो आता है आपका 874, ठीक है। इस तरीके की टाइप को कहते हैं मिक्स टाइप, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और साथ में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है मिक्स टाइप। एक क्वेश्चन और देखो, इसके 3-4 क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको। एक क्वेश्चन और देखो 4, 5, 11, 34 और नेक्स्ट फाइंड आउट करो। तो देखो सॉल्व करके देखो। फोर इंटू 1 4,
+1, ये -1 था, अब +1 शुरू हो गया। 5 इंटू 2 10 +1 11, ठीक है। 11 इंटू 3 33 +1 34। अब 34 इंटू 4 +1, ठीक है। यहाँ पे भी +1 हो रहा था, यहाँ पे भी +1 हो रहा था, यहाँ पे भी +1 हो रहा था, यहाँ पे भी +1 होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमन था -1, आगे भी -1 होगा। आपका आंसर आ जाएगा 137, ठीक है। ये दोनों में क्या है कि ये वाला नंबर है ना, ये कॉमन चल रहा है, ठीक है। अब ये नंबर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, पहले ये सॉल्व करो। 2 7 27 107 427, नेक्स्ट फाइंड आउट करो। देखो इसको दो तरीके से सोचा जा सकता था अगर पहले नंबर सोचो तो, ठीक है। इसको एक तरीके से ऐसे सोचा जा सकता था 2 इंटू 4 -1, ठीक है, या 2 इंटू 3 +1, ठीक है। इसको ऐसे सोच के देखो पहले 2 इंटू 3 +1, तो ये कितना हो गया 7, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट वाली सीरीज है ना, जब 7 इंटू 3 करेंगे और +1 करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा 22, ठीक है। इसलिए ये बनेगी नहीं बात। उसी तरीके से जब 27 इंटू 3 इंटू 3 +1 करके देखें तो वो बनेगा नहीं, ठीक है। अब दूसरे तरीके से सोचो 2 इंटू 4 -1, ठीक है, कितना आ गया 7, 2 4 जा 8, 8 -1 7। सबसे ना जिसका टेबल इजी हो उसको पहले पकड़ लिया करो, ठीक है, वहीं से आपकी सीरीज बननी शुरू हो जाती है। देखो 7 इंटू 4 28 -1, ठीक है। अब यही सीरीज आगे चलती जाएगी, ठीक है। अब एक करके देख लेना, ये वाला करके देख लो, ठीक है। 27 इंटू 4 कर लो और -1 कर देना, 27 इंटू 4 आ जाएगा 108, ठीक है। उसमें से एक माइनस कर देना 107 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको सीरीज समझ में आ गई है, इंटू 4 -1 चल रहा है, ठीक है। ये चेक करना है कर लो, नहीं करना ना करो। तो इसको 4 इंटू 4 -1 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो आंसर है 1707, 1707। ये PCS में आया था, PPSC ने पूछा है ये 2015, हाँ PCS 2015 का सवाल है ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अभी तक ये सिमिलर चल रहे हैं ना, ये नंबर नहीं चेंज हो जाए, ठीक है। मतलब जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी 1 है 1 है 1 है 1 है, ठीक है। तो ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं, देखो कैसे होते हैं। 5 6 14 45 और है 184। नेक्स्ट पॉइंट आउट करना है, तो देखो सॉल्व करने की कोशिश करो पहले खुद। अब देखो 5 इंटू 1 +1, ठीक है। 5 इंटू 1 5 +1 6, 6 आ गया, ठीक है। अब देखो 6 इंटू 2 +2, अब बदल गया ना, ये नंबर भी बदल गया, ये नंबर भी बदल गया। 6 इंटू 2 12 +2 14, 14 इंटू 3 +3, ठीक है। करके देख लो 45 आएगा। उसी तरीके से 45 इंटू 4 +4 184, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आएगा इंटू 5 +5, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट आएगा जो सीरीज में जो नंबर आएगा वो आएगा 925, 925, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो आज का, एक और खुद करना सॉल्व। लिखो 3 5 13 43 और नेक्स्ट आपको फाइंड करना है। रिपीट कर रहा हूं 3 5 13
43, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है। करो सॉल्व। थ्री इंटू 1 प्लस 2, 5 इंटू 2 प्लस 3, 13 इंटू 3 प्लस 4, 43 इंटू 4 प्लस 5, ठीक है, ये बनेगा इसका। तो आंसर आ जाएगा 177। इसी के साथ जो आपकी सीरीज है वो खत्म होती है, ठीक है। हमने 15 टाइप्स की हैं इसकी, आपके इसकी नंबर सीरीज की, ठीक है। और नंबर सीरीज वैसे इतनी ना डिफिकल्ट पूछते नहीं है, ठीक है। दूसरी बात एक और बताता हूँ आपको, आपका जो एग्ज़ाम है ना वो टोटल होगा 20 मार्क्स का, सॉरी 20 क्वेश्चंस का, ये जो पार्ट 2 में से आ रहा है, ठीक है। और जितना मुझे लग रहा है ना, इसमें ना आपका एक टॉपिक है वो वाला ग्राफ वाला टॉपिक है, ठीक है। जो क्वांट्स में जो सॉरी रीजनिंग में जो थर्ड टॉपिक दिया ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला, अगर तो उसमें से एक सवाल आ गया, उसमें से जनरली ना एक सवाल नहीं आता, वो जो सवाल होता है ना वो मिक्सचर होता है। मतलब आपको एक ग्राफ दे दिया होता है, बार ग्राफ हो गया या पाई ग्राफ हो गया, ठीक है, ऐसे इसको पाई ग्राफ कहते हैं, करेंगे ये भी, ठीक है। इसमें परसेंटेज वगैरह दी होती है या बार ग्राफ दिया होता है, ऐसे करके बार्स बने होते हैं, ठीक है। लाइन ग्राफ भी होता है और भी बड़े तरह के ग्राफ्स होते हैं, मतलब बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर्स की, ठीक है। अच्छा, उस पर जो सवाल बनता है ना जनरली कभी भी एक सवाल नहीं बनता, मिक्सचर ऑफ सवाल बनते हैं। तो जितना मैं आइडिया लगा के चला ना, या तो आपको ये सवाल आएगा ही नहीं, ठीक है, अगर आ जाता है तो या तो इसमें से आपको डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन होगा, उसके 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है, या तो 3 पार्ट्स होंगे या होंगे वो 5 पार्ट्स, ठीक है। जनरली पूछते हैं 5 पार्ट्स में, ठीक है। तो अगर तो 5 क्वेश्चंस आपके सीधे इसमें से बन गए, ठीक है, तो पीछे इनके पास कुछ बचता नहीं है कि क्वांट्स में से कुछ पूछा जाए या रीजनिंग में से कुछ पूछा जाए, एक पॉइंट। दूसरा, 5 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चन सीधे इसी में से बन गए, अगर तो 3 बन गए, जितना मुझे, मैं 3 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अगर ग्राफ में से एक क्वेश्चन पूछ लिया तो वो जनरली 3 का पूछ लिया, ठीक है। तो पीछे उनके पास स्कोप बच जाता है कि वो लॉजिकल रीजनिंग में से कहीं से सवाल पूछ लें, ठीक है। एक तो बात होगी ये। दूसरा, अगर 5 के 5 क्वेश्चन इधर से पूछ लेते हैं ना, तो उसके पीछे जो आपको दूसरा सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने, एनवायरनमेंट हो गया, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हो गया और इंडियन हिस्ट्री हो गया, ठीक है, और उसके बाद पॉलिटी हो गया, फिर और एक है इकोनॉमी हो गया, ठीक है। उस पे से सवाल पूछने का ना स्कोप बहुत कम हो जाता है, ठीक है। 5 सवाल सीधे इधर से पूछ लिए, ठीक है, फिर मतलब उसमें से सवाल पूछेंगे या फिर जो बाकी का क्वांट्स बचता है उसमें से सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने सिलेबस डाल दिया है, ठीक है, तो इस वजह से ना मतलब उन्होंने सिलेबस में दिया है, ठीक है, और मुझे तो आपको सारा सिलेबस करवाना है, लेकिन हम थोड़ा ना वो करके चलेंगे कि मतलब थोड़ा गैस लगा के चलेंगे किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और जो ग्राफ में से एक सवाल जनरली आता ही आता है। अब या तो वो ऐसे करेंगे कि अगर तो उन्होंने क्वांट्स में से सवाल पूछने हुए, ठीक है, या तो वो ग्राफ को करेंगे स्किप, ठीक है, या फिर क्या करेंगे कि पांचों के पांचों सवाल क्वांट्स बेसिस पे, क्योंकि उसमें से ग्राफ में जब ग्राफ करते हो तो उसमें एवरेज भी कवर हो जाती है और परसेंटेज भी कवर हो जाती है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो ग्राफ इस तरीके से पूछ लें, 3 या 5 सवाल का ग्राफ पूछ लें और उसी में एवरेज, रेशियो और आपका वो कवर कर दें, एवरेज, रेशियो और परसेंटेज, ठीक है, वो कवर कर दें। या हो सकता है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे ग्राफ पूछ लें, ठीक है। तो हम अपनी तैयारी मतलब उस तरीके से लेके चलेंगे कि मतलब कहीं से भी सवाल आए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। तो ये तो मैं आपको बता रहा था इसके बारे में कि हाँ, अब 5 सवाल उन्होंने डायरेक्ट इसमें से पूछ लिए, तो जो बाकी का सिलेबस है उसमें से ना वो हो जाता है, जो आपका सिर्फ क्वांट्स और रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है, वो बहुत वो हो जाता है कि मतलब अब कहाँ से सवाल डालें, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 10 सवाल ही मतलब प्रॉपर ही क्वांट्स में से डाल दें और सिर्फ 10 सवाल ही सिर्फ जीके में से डाल दें, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब क्वांट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें।
तो बाकी देखो पीपीएससी किस तरीके से करती है, अब हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अब तक जो हमने किया ना लॉजिकल रीजनिंग, उसको कंक्लूड करते हैं कि नंबर सीरीज का सवाल आ जाए तो उसको हैंडल किस तरीके से करना है, ठीक है। मान लो सवाल आया, कोई भी सवाल आया, ठीक है, स्टेप 1 आपको आज लिख लो, जो मैं कल लिखवाए थे ना तो उसको आज दोबारा से लिख लो। स्टेप 1 हमें सबसे पहले देखना है कि हमने चेक करनी है सीरीज कि वो जो सीरीज है वो है एडिशन सब्ट्रैक्शन की है या फिर मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है। सबसे पहले तो चेक करना है प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ठीक है। वो आपको कैसे पता चलेगा, वो सीरीज देख के पता चल जाएगा, ठीक है। अगर तो एकदम से बढ़ रही है सीरीज, ठीक है, फिर तो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की सीरीज, ठीक है। अगर एकदम से बढ़ रही है तो है मल्टीप्लिकेशन की सीरीज, एकदम से कम हो रही है तो है डिवीजन की सीरीज। तो इतना तो समझ में आ गया। दूसरा, अगर डिफरेंस दोनों के बीच में कम है, ठीक है, तो है डिफरेंस की सीरीज, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अगर तो है एडिशन वाली सीरीज ना, या एडिशन सब्ट्रैक्शन, मैं इसको एडिशन ही कह के चलूंगा, ठीक है। अगर तो है एडिशन वाली सीरीज, ठीक है, फिर उसमें ना 5 बातें चेक कर लेना। सबसे पहले ऑड वाली सीरीज तो नहीं है, सेकंड इवन वाली सीरीज तो नहीं है, ठीक है, सिंपल ऐड और माइनस वाली सीरीज तो नहीं है, ठीक है। फिर देख लेना क्यूब या स्क्वायर वाली सीरीज तो नहीं है, और एंड में देख लेना प्राइम नंबर वाली सीरीज तो नहीं है, ठीक है। हमने सब पे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। हमारी टाइप्स इतनी ज्यादा इसी वजह से तो बन गई। दूसरा, जब आपको दिख रहा हो कि अच्छा जो मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज तो नहीं है पर सीरीज है ऐड माइनस वाली, लेकिन इन सब में से कोई लॉजिक नहीं लग रहा,